लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। चित्र 1 लाल किला। मध्यकाल में किसी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोग संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं और शासन कर पाना अत्यधिक कठिन था। 16वीं 7वीं सदी के उत्तरार्ध से इसे दिल्ली के आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने शासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विस्तार लागू किए, उन्हें राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले से प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। चित्र 2 मुगल फौज अभियान पर। चित्र 3 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोले बारूद का पहला इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक राजवंशों के वंशज थे। माता की ओर मंगोल राज चंगेज खां और चीन के मध्य एशिया कुछ भागों पर राज करता था। उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की शासक तैमूर 1404 जिसकी मृत्यु हुई, वे वंशज थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपना कब्जे में लिया। मानचित्र 1 अकबर का शासन 1605। काबुल, कांधार, लाहौर, श्रीनगर, लाहौर पंजाब, पानीपत सिंध, इलाहाबाद, मथुरा, अजमेर, चित्तौड़, पटना बंगाल आदि। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां क्वाचवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान जयपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ा जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल राजज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिन्हें ज्येष्ठता पुत्र अपने पिता के राज उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकारी वे सयाद के मुगल और तोमर वंश की प्रथा अपनाते थे, जिसे उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उसके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या शहदाद। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शासक शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका अलग उदाहरण थे। अनेकों मुगल घराने ने अपनी पुत्रियों के विवाह अपने उच्च पद
करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जात की श्रेणियाँ 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवासी थे। औरंगजेब के शासनकाल में तब ऐसे मनसबदारों की संख्या 80 के करीब हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। चलिए देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे वर्ष तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों के साथ सम्मानीय व्यवहार किया। उन्हें काफ़ी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्तियां आरंभ करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कई मनसब यानी कई सरकारी हैसियत पद मिलता है। व्यवस्था चलाई जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारण किए जाते थे। मनसबदार अपने सरवारों को निरीक्षित के लिए जाते थे, अपने सैनिक घोड़े के दगवाते थे, सैनिक का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। चित्र 4 अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान पर। अकबर के शासनकाल में जागीरों के सावधानी पूर्वक आकलन किया राजस्व मनसबदार के वेतन करीबन बराबर होते थे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्रांत के राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कमी आ गई थी। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्य स्थानों के लिए चाहे ग्रामीण मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द जागीर का प्रयोग करते थे। अकबर राजमंत्री टेडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि से कृषि के पैदावार कीमतों की कृषि का बहुत सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित किया। इसके प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनाई गई। चित्र 5 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जागीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्टाचार अफसर एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देता हुआ। चित्र 6 अब्दुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर। कुछ क्षेत्रों में जमींदार ऐसे शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह करते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के सिर्फ मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह में मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी बाबुल फिजूल को आदेश दिया कि वह शासनकाल का इतिहास लिखे। अब्दुल फिजूल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। शीर्षक अकबरनामा।
पहली जिल्द अकबर के पूर्वज का बयान और दूसरी में अकबर के शासन की घटनाएं और तीसरी आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया। आईने अकबरी के सबसे रोचक आयाम है विधि प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण। चित्र 7, नूरजहाँ का फरमान। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। मेमूनिया ने 1611 जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसे एक स्वयं किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। चौकोर मेहर बताती है उदत और महान महारानी नूरजहाँ पर शाह बेगम का आदेश। मुगल मोहम्मद के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल नीति के पुत्र जहांगीर ने इस वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों को, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह, इसलिए विशाल साम्राज्य में किसी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह से बुरे विचारों की जगह थी। यह अतिसंयुक्ता मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे से प्रार्थना करते थे। सुगम तरीके से सर्वविध शांति के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी और पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक सैनिक कुशलता फलस्वरूप आर्थिक वाणिज्य समृद्धि वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इस वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित रहा, परंतु यात्री किसी प्रचुरता से मिलते को देखकर विस्मित रहे। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। जहांगीर के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनके उच्चतम पद प्राप्त थे कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों एक छोटी संख्या 5%, साम्राज्य अनुमति राजस्व 61% स्वयं उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट अपने मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन वस्तुओं पर लगा देते थे। इससे खर्चे शिल्पकारों किसानों को लाभ होता था, चूंकि वस्तुओं के फसल की पूर्ति करते थे। प्राथमिक उत्पादों किसानों शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचा हुआ था। बहुत गरीब थे। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से भरपेट पाते थे। वह उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अंतरिम संसाधनों में औजारों के अन्य वस्तुओं से निवेश करने की बात सोचने में भी नहीं कर सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग हाथों में बहुत धन संसाधन थे, जिन्हें कारण 17वीं सदी के अंतिम में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन बढ़ता गया, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्र सम्राट सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया नए वंशों ने। यद्यपि वे दिल्ली मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे हैं, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बना चुके थे। कल्पना करिए, बाबर और अकबर शासन बनाने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करिए आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है।
आप अपने राज्य को अस्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? बीज शब्द मुगल मनसब, जागीर, जात, सवार, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, शहजाद, जब्त, जमींदार। फिर से याद करें, सही जोड़े बनाएं, रिक्त स्थान भरें। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? आइए समझें। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका थी क्या? शासन प्रसाधन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? मुगलों ने खुद मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? आइए विचार करें। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली मुगल साम्राज्य में स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? मुगल के लिए केवल तुरानी ईरान ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगल साम्राज्य के समाज किस तरह वर्तमान भारत आज के अनेक सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है? क्या एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं